करने के लिए ऑप्शंस कितने हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसमें से देखो सॉल्व करूं तो अगर मुझे 7 6 इंटू 5 तो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कॉमन लूंगा, बचेगा कितना? 8 माइनस 4 दैट इज 4। और वो और ये जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था दोनों एक ही रिजल्ट पे अपन आके गिरते, सेम ही आंसर है। तो आइदर वी कैन इंक्लूड जी, तो पहले जी को प्लेस कर सकते हैं और उस जी को प्लेस करने के लिए फिर टोटल वर्ड बना सकते हैं। अदरवाइज हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना के वो सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें जी था ही नहीं पहले, तो भी अपना जो आंसर है अपन उसी आंसर पे आ जाए। ठीक, तो दिस इज समवॉट अ डिफरेंट इलस्ट्रेशन। करने का तरीका अलग है जो सब्ट्रैक्ट करके अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डेफिनेट ऑर्डर। एक फिक्स्ड डेफिनेट ऑर्डर में हमें चीजों को अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। और वी कैन ऑल्सो से that is when order of occurrence of events is important. Arrangement of things in a definite order, or that is when order of occurrence of events is important. मतलब देखो क्या है, हमने कहा कि आई हैव 3 डिफरेंट टॉयज, 3 अलग अलग टाइप के टॉयज हैं। अब उन 3 टॉयज को मेरे को 3 प्लेसेस पे रखना है। आई हैव टू प्लेस दोस 3 टॉयज एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। तो T1 T2 T3, टॉय 1 टॉय 2 ऐसे प्लेस करूं, या फिर T1 T3 T2 ऐसे प्लेस करूं। ये प्लेसिंग और ये प्लेसिंग एक डिफरेंट अरेंजमेंट को शो कर रहा है। अरेंज हो रही चीजों को जब जगहों पर अरेंज करना होता है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर में कौन सी चीज अकर कर रही है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक, एंड कॉम्बिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन combination or also called selection, when order of occurrence of events is not important. Order of occurrence of events is not important. हमारे लिए वो important नहीं है कि चीजें किस ऑर्डर में अकर कर रही। जैसे मैं गया, मेरे सामने 3 टॉयज पड़े थे और मैंने कहा कि आपको वो तीनों टॉयज उठाने हैं। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट, गो एंड सेलेक्ट ऑल दोस 3 टॉयज। तो आप जाओ और वो तीनों टॉयज उठा लो। अब चाहो जाओ T1 उठाओ, T2 उठाओ, T3 उठाओ, आए तो वही तीनों टॉयज आपके पास में। या आप जाके पहले T2 टॉय उठाते हो, फिर T1 उठाते हो, T3 उठाते हो, स्टिल यू आर गेटिंग सेम कॉम्बिनेशन और सेम सिलेक्शन ऑफ टॉयज। फिर उन 3 टॉयज को 3 प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से रखना जो है वो किस पे हो गया? कॉम्बिनेशन। इसके उसका मतलब हो गया परम्यूटेशन। मतलब होता क्या है, सबसे पहले चीजें सेलेक्ट करी जाती है, सेलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज किया जाता है। पहले सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद उनका अरेंजमेंट होता है, तो वो किसमें जाके गिर जाते हैं? परम्यूटेशन के ऊपर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, अच्छा, अब जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, वो चीजें क्या है? द थिंग्स कैन बी अलाइक ऑल्सो और द थिंग्स कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। चीजें एक जैसी भी हो सकती हैं, चीजें अलग भी हो सकती हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल गॉड मेड थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। भगवान ने इस दुनिया में जितनी चीजें बनाई गई हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। कैसे? जैसे अपन इंसानों की बात करो, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी लिविंग बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपसे कोई कहता है कि 4 एंड्स हैं, तो ये चारों एंड्स कैसी मानी जाएंगी? डिफरेंट मानी जाएंगी। ऑल 4 एंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि यार उनकी शक्ल तो एक जैसी दिखती है। चींटियां भी तो आपको देखकर सोचेंगी कि यार हमारी शक्लें एक जैसी हैं। ऑल गॉड मेड थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड डिफरेंट एंड ऑल मैन मेड थिंग्स
आर टू बी स्पेल्ड वेदर अलाइक और डिफरेंट। भाई इंसानों से बनाई गई चीजें एक जैसी भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। देयर कैन बी 4 डिफरेंट बुक्स और देयर कैन बी 4 बुक्स ऑफ सेम काइंड। एक ही जैसी चारों बुक्स हो सकती हैं। मैथ्स की बात करें तो अगर अपन कोई भी बेसिक बात करते हैं, आर डी शर्मा जो बुक है वो एक जैसी हो सकती है सारी की सारी, मगर 11th 12th की, 9th की, 10th की अलग अलग आर डी शर्मा हो सकती है। तो देयर बुक्स कैन बी अलाइक ऑल्सो एंड द बुक्स कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो मैन मेड थिंग्स को हमको क्वेश्चन में देना पड़ता है कि वेदर दे आर अलाइक और डिफरेंट, एंड एवरी गॉड मेड थिंग इज कंसिडर्ड टू बी एज डिफरेंट। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर वो नेचुरली अकर कर रही कोई चीज तो वो डिफरेंट ही होगी और उसको डिफरेंट कंसिडर करना है। जैसे 4 एप्पल्स की बात करें, 4 ऑरेंजेस की बात करें, तो दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इंसान नहीं बनाते, दे आर ऑल गॉड मेड थिंग्स, नेचुरली अकरिंग चीजें, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। सारी चीजें डिफरेंट मानी जाएंगी। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या डिफरेंस है? कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन को बताता है और परम्यूटेशन उस सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट्स होते हैं उसको ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इट्स डिनोटेड बाय दिस साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, और फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जैसे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 into 2 into 3 so on up till n minus 1 into n, ऐसे लिखा जा सकता था। यहां से लेकर यहां तक को 1 से लेकर n minus 1 जो लिखा है, क्या इसको भी मैं फैक्टोरियल की टर्म्स में लिख सकता हूं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स, तो इट कैन बी रिटन एज n minus 1 फैक्टोरियल into n। ये इसके बराबर आएगा। तो आई कैन राइट एज n minus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n। सही है, n फैक्टोरियल जो होता है वो 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट था, उसको n से डिवाइड कर दिया तो n minus 1 टर्म्स का प्रोडक्ट आया, विच कैन बी रिटन एज n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक, अच्छा 1 फैक्टोरियल जो होता है, 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 1, इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई। What is the meaning of 2 factorial? 1 into 2, its value is 2. What is 3 factorial? 1 into 2 into 3, that is 6. 4 factorial? 1 into 2 into 3 into 4, that is 24. ये कुछ मैं फैक्टोरियल लिख रहा हूँ जिसको अपन अगर फाइनल रिजल्ट याद रखें तो अपने डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, that is 120. Similarly 6 फैक्टोरियल निकालोगे इट विल बी 720 एंड 7 फैक्टोरियल निकालोगे इट विल बी 5040। तो यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट अप टिल 7 फैक्टोरियल। इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें कि क्या होता है, इसको यूज कर सकते हैं। अब अपन इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, n minus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n। फैक्टोरियल जो होता है इट्स नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के फैक्टोरियल डिफाइन होते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको 1 2 3 ही रखना है। देयर इज नथिंग लाइक 2.5 फैक्टोरियल और 3.5 फैक्टोरियल। फ्रैक्शंस के फैक्टोरियल्स नहीं होते, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो 2.5 तक के आप फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। बट वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल, हम 0 फैक्टोरियल को जरूर डिफाइन करते हैं। और वो कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। हमने कहा कि अगर n minus 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n के बराबर था, उसमें पुट n इज इक्वल टू 1। मैंने इसमें n को 1 रख दो। जब मैं इसको n को 1 रखूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, एंड 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज नथिंग बट 1। तो 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, इसको तो ये लिख दिया गया। ठीक, अब मान लो मैंने कहा n को 0 रखो, n को 0 रखूंगा तो वहां पर आएगा -1 फैक्टोरियल। -1 फैक्टोरियल विल बी 0 फैक्टोरियल अपॉन 0। 0 फैक्टोरियल तो 1 था, बट नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0। 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट डिफाइंड। नेगेटिव इंटीजर्स की हम फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते। फैक्टोरियल इज डिफाइंड फ्रॉम 0, 0 का फैक्टोरियल 1 और उसके बाद 1 फैक्टोरियल भी 1, एंड आप जितने भी चाहे नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 7 तक के फैक्टोरियल आपको याद होने चाहिए, और ये एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि n minus 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n के बराबर। ठीक, नेक्स्ट अब एक
इसी से रिलेटेड, फैक्टोरियल से रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, उसको अपन नोट डाल के लिख सकते हैं, एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। एंड दैट आइडेंटिटी इज 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल की आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे? 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 into 2 into 3 and so on up till 2n। हम 2n तक ये मल्टीप्लाई, ठीक। ये कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे? टोटल 2n टर्म्स। इन 2n टर्म्स में भाई यहाँ पे 2 था, और जैसे थोड़े से टर्म्स लिख लो, यहाँ पर 4 भी आया होगा, ऐसे चलते जाओ। टोटल 2n टर्म्स में से 2, 4, 6, 8, 2n, ये सारे टर्म्स जो थे ये इवन टर्म्स थे, और बाकी जो टर्म्स थे वो ऑड टर्म्स थे। तो मैंने क्या किया? इवन टर्म्स को अलग लिख लिया, ऑड टर्म्स को अलग लिख लिया। 1 into 3 into 5 सो ऑन अप टिल 2n से पिछली वाली टर्म ऑड हुई होगी, तो वो टर्म क्या थी? 2n - 1। ये तो ये वाली टर्म है ऑड, और इसी के साथ इवन नंबर्स है, दैट इज 2 into 4 एंड सो ऑन अप टिल 2n तक ये मल्टीप्लाई थे। अब मैंने क्या किया कि हर एक इवन नंबर में से एक 2 कॉमन लेना स्टार्ट किया। 2 में से 2 बाहर लिया, 4 में से 2 बाहर लिया, 6 में से 2 बाहर लिया। ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे? n टर्म्स। जब मैं एक एक 2 को बाहर लेता जाऊंगा तो सब 2 मल्टीप्लाई होंगे, और वो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी? n। तो इसका मतलब मेरे पास 2 raised to the power n तो बाहर कॉमन आ गया, ठीक। और फिर क्या हुआ? ये जो था ये एज इट इज लिखा रहा, 1 into 3 into 5 अप टिल 2n - 1, ये एज इट इज लिखा रह गया, ठीक। और फिर आगे क्या था? जब हर में से 2 एक कॉमन लिया था तो ये बचा क्या? 1 into 2, या 6 में से 2 लिया था तो 3 into 2n में से 2 कॉमन लिया तो n, ये लिखा रह गया बाहर। अब 1 into 3 2 into 3 into n को हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 raised to the power n into n फैक्टोरियल into प्रोडक्ट ऑफ odd natural numbers 1 into 3 into 5 and so on up till 2n - 1. So this is the complete identity. 2n factorial can be written in this form, 2 raised to power n, total 2n टाइम्स बाहर आया, बाकी जो बचा n factorial, और जो टर्म्स रिमेनिंग थी that were all odd terms. अब इस आइडेंटिटी का यूज कि हाउ कैन वी यूज दिस आइडेंटिटी, तो कई बार क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि अपन इसका यूज कैसे कर सकते हैं। Find number of zeros at the end of 100 factorial. What we have to do? We have to find 100 factorial। जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 100 factorial के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। अब क्वेश्चन को सोचें, 100 फैक्टोरियल इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन अप टिल 100। अपन मल्टीप्लाई करके तो सोच भी नहीं सकते कि अपन नंबर ऑफ जीरोस निकालें, तो अपन करते क्या है? देखो जीरोस बनेंगे कैसे। अगर मैं 100 फैक्टोरियल लिखूं तो 100 फैक्टोरियल कितना है? 1 into 2 into 3 into 4 एंड सो ऑन अप टिल 100, ये लिखा हुआ। देखो जीरोस कैसे बनेंगे? जितने भी 10 के मल्टीपल्स हैं, 10, 20, 30, 40, सब में एक एक जीरो तो आ ही रहा है। क्या उसके अलावा भी जीरो बनेगा? कब बनेगा? जब भी एक 2 एक 5 से मल्टीप्लाई रहा होगा, एक 5 के फैक्टर से इनफैक्ट मल्टीप्लाई रहा होगा, एक भी 2 का फैक्टर जब एक 5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या वो मिलकर हमेशा एक कभी ना कभी एक जीरो बना रहे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे जितने अपन फैक्टर्स होंगे। तो अपन क्या करें? अगर मैं किसी तरीके से 100 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आ रही थी ये निकाल पाऊं, 100 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर आ रही थी ये निकाल पाऊं, तो क्या मैं टोटली ये कैलकुलेट कर पाऊंगा कि इसमें जितने 2 की पावर है और जितनी 5 की पावर है उन्हीं को मिलाकर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जीरो बना होगा, तभी तो 10 के फैक्टर्स आए होंगे। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टूज इन दिस 100 फैक्टोरियल। अब देखो 2 होंगे कितने, टूज होंगे कितने? एक 2 में भी 2 था, एक 4 में 2 था, मगर 4 में 2 बार 2 था, 6 में था, 8 में था, 8 में 3 बार थे। तो अपन कैसे निकालेंगे? आई विल मेक यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी नाउ। मैंने कहा कि जो 2n फैक्टोरियल था, इस 2n फैक्टोरियल को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 into
50 फैक्टोरियल। और अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 50, n तो हो गया 50 2n फैक्टोरियल में, इंटू 50 फैक्टोरियल 2 रेज पर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, इंटू बचेगा क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टिल 2n माइनस 1 दैट इज 99। यहां तक ये मल्टीप्लाई करके लिख, ठीक है। तो 2 रेज पर 50 इंटू 50 135 अप टिल 99 तक गए। तो मैंने कहा कि यार 2 की पावर 50 तो बाहर आ गई। ये 2 की पावर 50 कैसे बाहर आई? मतलब इनमें 2 4 6 8 10 जितने इवन नंबर्स थे, क्या हर इवन नंबर में 1 2 तो एटलीस्ट था ही था, एटलीस्ट 1 2 था, तो 2 की बार 50, इतनी बार 2 तो बाहर आने ही आने वाला। अब ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं इनमें तो एक बार भी 2 नहीं था, मगर ये जो 50 फैक्टोरियल बचा इसमें तो कहीं ना कहीं 2 के नंबर्स रहे होंगे। 2 की पावर कहां से आएंगे भाई? 4 था तो इसमें एक 2 रह गया था, 8 था उसमें भी एक 2 रह गया था, 16 था उसमें 2 रह गया था, तो उनकी भी पावर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या ले लो? 50 फैक्टोरियल ले लो। अब 50 फैक्टोरियल में ये आइडेंटिटी को फिर यूज करो। इसको यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 रेज टू पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टिल 50 फैक्टोरियल, तो 2n माइनस 1 25 49 तक यहां जाने वाला हूं। इसका मतलब 2 की पावर 50 और 2 की पावर 25, इतनी 2 की पावर्स तो इसके अंदर थी जो बाहर आएंगी। अब 25 फैक्टोरियल में भी 2 की कुछ पावर्स होंगी, मगर क्या मैं 25 फैक्टोरियल में 2n फैक्टोरियल बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो क्या करूं भाई? 25 तो वैसे भी किसी काम का नहीं था। अब वो जो आइडेंटिटी लिखी थी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो मैं इस 25 फैक्टोरियल में से 25 निकालूंगा तो बचेगा कितना? 24 फैक्टोरियल। उस 24 फैक्टोरियल को तो मैं 2n फैक्टोरियल जैसे लिखकर और आगे सॉल्व किया जा सकता था। तो अब मैं क्या लिखता हूं इसमें? क्योंकि 25 में वैसे भी 2 की कोई पावर नहीं थी। अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूं? आई विल फाइंड हाउ मेनी 2s आर देयर इन 24 फैक्टोरियल। अब इस 24 फैक्टोरियल में इसको मैं लिखूंगा 2 रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टिल 2n माइनस 1 दैट इज 23। ये जाएंगे। अब 12 फैक्टोरियल फिर आया, इसमें फिर 2 की पावर निकालूं। 12 फैक्टोरियल 2 रेज पर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टिल 11। 6 फैक्टोरियल में 2 की पावर निकालें तो 2 रेज पर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 टर्म्स आएंगे। अब बचा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल में भी क्या एक बार 2 आया ही होगा? आया होगा। 3 फैक्टोरियल में तो नहीं था, नहीं निकाल सकते इस आइडेंटिटी से लेके, मगर 2 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं। 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 जस्ट, तो एक 2 की पावर बना रहा है। तो अब अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि 100 फैक्टोरियल में कैलकुलेट करना है कि 100 फैक्टोरियल में टोटल 2 की पावर कितनी थी भाई, तो ये सब तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 50 से 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई हुआ, 2 की पावर 12, ये सब मल्टीप्लाई हुए, और जब बेस सेम होते तो सारी पावर्स ऐड हो गई। तो टोटल पावर ऑफ 2 की जो टोटल पावर आई वो कितनी आएगी? 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको ऐड करेंगे तो इतनी टोटल पावर्स आएंगी 2 की। 75 85 87 93 93 एंड 4 97, तो टोटल 2 की जो पावर थी 97। इसका मतलब जब 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया तो भाई 2 की पावर में कुछ ना कुछ आया, ऐसी 3 की पावर में कुछ आएगा, 5 की पावर में आएगा। मैं 2 3 5 7 ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट को क्या उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हर नंबर भाई किन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट है, और वो जो टर्म्स है वो हर प्राइम नंबर होगा। जैसे 4 2 इंटू 2 लिख लिया, 9 3 इंटू 3 लिख लिया, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया, 10 को 2 इंटू 5, हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है। तो अब मेरे को बेसिक मोटिव क्या था? 100 फैक्टोरियल निकालने। अब मैंने 2 की पावर्स तो निकाल ली, अब मुझे जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस के लिए मुझे 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना जरूरी था? 5 को मल्टीप्लाई। अब मेरे को ये निकालना है कि 100 फैक्टोरियल में टोटल 5 की पावर्स कितनी थी। अब आप इस प्रोसेस को 5 की पावर निकालने के लिए तो यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी तो 2 की पावर है, मगर इस प्रोसेस से ये जरूर सीख सकते हैं कि 2 की पावर और कैसे सोच सकते हैं। देखो क्या था भाई, 100 में टोटल इवन टर्म्स कितनी थी? टोटल 100 तक इवन टर्म्स कितनी थी? 50। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो टोटल 50 टर्म्स तो ऐसी आएंगी जिसमें एक एक बार 2 तो था ही था। अच्छा, क्या इन सब 100 नंबर्स में 4 के भी मल्टीपल थे? उन 4 मल्टीपल्स में क्या एक एक 2 की पावर और थी? 50 नंबर तो ये आए। प्लस हुआ क्या, जब मैंने 100 को किससे डिवाइड किया? 4 से। जब 100 को 4 से डिवाइड किया
तो 25 ऐसी टर्म्स और थी जिसमें 2 2 के एक मल्टीपल्स और थे, 4, 8, 16, एक 2 के मल्टीपल और थे, तो ऐसी 25 टर्म्स और रही। फिर आगे चलता हूं, आगे क्या कहूंगा, अब 100 में, उन 100 टर्म्स में 8 के भी मल्टीपल्स थे, उन 8 के मल्टीपल्स में एक एक 2 की पावर और थी, ठीक। अब वो उसको किससे डिवाइड करा, 8 से। अब जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 12 टर्म्स और इसमें आने वाली। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, क्या मेरे पास 100 में 16 के भी मल्टीपल्स थे, उन 16 के मल्टीपल्स में 2 2 की एक पावर और थी। अब 16 6 96 होता है, 16 6 96 तो हुआ, मगर 100 डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा। मगर इसका क्या मतलब हुआ भाई, 100 तक के मल्टीपल्स में 16 16 6 ही ऐसी टर्म्स थी जो 6 की मल्टीपल्स थी, ऐसे सॉरी 16 की मल्टीपल्स थी। तो अपन को करना क्या है भाई, फ्रैक्शन से क्या ले देना, 16 6 96, 6 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 16 के मल्टीपल थे, तो 2 की पावर 6 और बाहर आ गया होगा, ठीक। उसको और करेंगे, प्लस क्या 100 में 32 के भी कोई ना कोई मल्टीपल रहे होंगे 32 इंटू 3, फिर कितना हुआ 96। तो इसका मतलब 3 ऐसे और नंबर थे जिसमें 32 के मल्टीपल मतलब 2 की 5 पावर तक आ रही थी। फिर क्या 100 में 64 का भी कोई ना कोई मल्टीपल रहा था, बिल्कुल, एक नंबर ऐसा था जो 64 का भी था, कुछ 64 एक ऐसा नंबर है जिसमें से एक 2 और निकल रहा था। अब इसके आगे और जाओगे तो 128 आएगा, उसके आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं था। अपन को नंबर ऑफ इंटीजर्स काउंट करने, तो कितने इंटीजर्स आए, वो ये 50 आए, यहाँ 25 आए, यहाँ कितना आया 12, प्लस अब यहाँ देखो 16 6, हमें नंबर्स कितने नंबर से सिर्फ उससे मल्टीपल है, फ्रैक्शन से मल्टीपल मतलब नहीं था, तो इधर कितने आए 6 नंबर्स, 100 3 टाइम्स, तो 3 नंबर यहाँ से आए और 16 4 1 आए। देखो वही सब आ रहा था जो लिखा था 50 25 12 6 3 1। तो इस तरीके से अगर मैं 2 के फैक्टर निकाल सकता हूँ तो क्या मैं 3 के फैक्टर निकाल सकता हूँ, क्या मैं 5 के फैक्टर निकाल सकता हूँ, वही अब मेरे को करना था। तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने तो नेक्स्ट माई एम इज टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5। अब 5 के फैक्टर कैसे निकालूंगा, बहुत सारे ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें 5 एक एक बार तो हो गई, वो ऐसी कितनी टर्म्स होंगी जब मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा, 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ऐसी कितनी टर्म्स आ गई 20। फिर मैं क्या करूंगा, ऐसी भी तो टर्म्स होंगी जो 25 के मल्टीपल होंगी, जो 25 की मल्टीपल थी उनमें 5 5 5 का प्रोडक्ट एक बार और था, ऐसी कितनी टर्म्स आई मेरे पास टोटल 4। अब नेक्स्ट कितनी टर्म्स होंगी, अगर मैं करना चाहूंगा तो 100 में अगर करूं तो 125, उसकी तो कोई मल्टीपल ही नहीं था, इसका मतलब टोटल 5 की पावर जो थी वो कितनी आई, वो आई 24। 5 ऐसे टर्म्स थे जो 5 के प्रोडक्ट में आ रहे थे और 4 ऐसी और टर्म्स थी जिनमें 5 5 5 एक और था, 25 50 75 एंड 100, वो ऐसे नंबर थे जिनमें 5 का एक मल्टीपल था, तो टोटल 24 पावर्स आ गई। अब इसका मतलब जब मैं 100 फैक्टोरियल लिखूंगा तो क्या मैं 100 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ, 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 97 इंटू 3 की भी कुछ पावर आई होगी, इंटू 5 की पावर कितनी आई 24, इंटू और बाकी ऐसी और बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। मुझे जीरो निकालना है तो जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। अब 5 तो मेरे पास 24 ही थे, 5 24 ही थे, तो 24 अगर इन 97 में से 24 टाइम्स 2 उधार ले लूं और उन 24 2 को एक 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हर 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 10 बना रहा होगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस रहे होंगे 100 फैक्टोरियल में, बाकी 2 और किसी का मिलकर कभी जीरो नहीं बना रहा होगा। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीरोस विल बी देयर इन 100 फैक्टोरियल, देयर विल बी टोटल 24 नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। टोटल जीरोस आर 100, टोटल देयर आर 100 जीरोस which can be written in 100 फैक्टोरियल। ऐसे अपन किसी को भी निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और सोचने की, जब भी मैं फैक्टोरियल लिखूंगा 100 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल कुछ भी लिखूंगा, क्या पावर ऑफ 2 जो है वो हमेशा 5 की पावर से ज्यादा आएगी, वो हमेशा ज्यादा आएगी। भाई 2 के मल्टीपल्स तो हर इवन नंबर के बाद आते हैं और 5 के मल्टीपल हर 5 5 5 के गैप के बाद आएंगे, तो इसका मतलब पावर ऑफ 2 जो है वो हमेशा पावर ऑफ 5 से तो ज्यादा होने ही वाली थी। तो अगर कभी भी नंबर ऑफ जीरोस निकाले तो नंबर ऑफ जीरोस तो उतने ही आएंगे जितनी 5 की पावर होने वाली थी, क्योंकि एटलीस्ट उतने 2 तो थे ही थे 5 से मल्टीप्लाई होने के लिए। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 की पावर निकालने की तो जरूरत ही नहीं। अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने तो क्या करो, हमेशा 5 की पावर टोटल निकाल लो, कितने उतने नंबर ऑफ जीरोस तो हमेशा उस फैक्टोरियल में रहने वाले। ठीक, बस इस आइडेंटिटी का यूज अपन 2 की पावर्स वगैरह निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो उस आइडेंटिटी को याद रखें कि कैसे अपन ब्रेक कर सकते हैं उसको इन शॉर्टर फैक्टोरियल में तोड़ना है अगर, तो उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नाउ सम थ्योरम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
some useful theorems. Theorem number 1. Number of permutations of n distinct things. Number of permutation of n distinct things taken all at a time. That is denoted as NPN, or also written as PNN, and it's equals to n factorial. इस थ्योरम को समझते हैं क्या लिखा हुआ है. नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम. हमारे पास n चीजें और उन n चीजों को हमें अरेंज करना है. परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट. एग्जांपल लेते हैं. 5 different books. We have total 5 different books to be arranged on a shelf at 5 places. अगर मुझे 5 प्लेसेस से 5 डिफरेंट बुक्स को टेकन ऑल एट अ टाइम, हम उन 5 में से पांचों की पांचों को सेलेक्ट कर रहे हैं और उन पांचों चीजों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं. मैंने कहा कि मैंने पहली बुक उठाई और उस पहली बुक को पहली प्लेस पे कोई भी एक बुक, भाई 5 बुक्स को रखना है तो 5 बुक्स को सेलेक्ट करना जरूरी है. कोई भी बुक छोड़ नहीं सकते. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बुक सेलेक्ट कर रहे हो, बस 5 बुक्स का प्लेस को करना जरूरी है. तो पहली प्लेस पर कौन सी बुक रखूं, कितने ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे. तो पहली प्लेस पे फिलअप करने के लिए आई हैव टोटल 5 ऑप्शंस इनटू, अभी चारों प्लेसेस और भरनी है. एक बुक रखी गई, मेरे हाथ में 4 बुक रह गई. अब उस प्लेस पर किसी भी बुक को रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शंस. तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने ऑप्शंस रह गए थे. तो क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता था. वही अपन ने यहाँ पे लिखा n फैक्टोरियल. अगर मेरे को टोटल n डिस्टिंक्ट चीजों को n प्लेसेस पे अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, n फैक्टोरियल तरीके से. तो दिस इज थ्योरम नंबर 1. ठीक. थ्योरम नंबर 2. Number of permutation of n distinct things taken are at a time. Number of permutation of n distinct things taken are at a time. मतलब अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास चीजें तो n थी, मगर उन n चीजों में से हम n की n को प्लेस नहीं कर रहे, हम उन n में से कुछ चीजों को प्लेस कर रहे. तो उसको डिनोट तो कैसे करेंगे, npr या pnr ऐसे भी लिख सकते हैं. And it's written as n factorial upon n minus r factorial. Total number of arrangements can be found out by this, n factorial upon n minus r. वो एग्जांपल लेते हैं. We have total 5 different books. We have total 5 different books, and how many books are to be arranged? Let out of these 5, 3 books are to be arranged at 3 places. तो कितनी तरीके से कर सकते हैं ये अपन को निकालना था. How many ways can 3 different books can be arranged at 3 places out of 5. अब देखो मेरे पास कितनी बुक्स है, 5. B1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 and book 5, but I have only 3 places. अब इन 3 प्लेसेस में हमें बुक्स को अरेंज करना है. तो मैंने कहा पहली प्लेस बुक्स को रखना है, तो मेरे पास बुक्स को रखने के लिए ऑप्शंस कितने थे, 5 ऑप्शंस. मैंने कहा कि यहाँ पे 5 ऑप्शंस थे, उससे बुक रख दी. लेट अस अज्यूम मैंने बुक 3 प्लेस कर दी. ठीक. अब बुक 3 तो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं बची, प्लेस कर दिया. तो अब सेकंड प्लेस पे एक बुक रखनी है. अब बुक रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन. तो मैंने कहा इधर 4. लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ बुक 1 रख दी, तो मेरे पास बुक 1 भी खत्म हो गई, बुक 4 भी खत्म हो गई. अब इस प्लेस पे रखने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 3. लेट अस अज्यूम बुक 5 रख दी. तो कितनी बुक्स रह गई मेरे पास, 2 बुक्स. तो रहनी थी, अगर 3 ही प्लेस थी और 3 बुक्स को रखना था, बुक ज्यादा थी तो कोई ना कोई बुक तो रह ही जाएगी. अच्छा, क्या
ऐसा भी होगा, ये टोटल कितना है 5 4 23 60, टोटल ऐसे 60 तरीके आए, 60 तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं उन बुक्स को इसके ऊपर। अब हुआ क्या, कभी ना कभी इन 5 में भाई जरूरी थोड़ी बुक 3 रखा, कभी ना कभी बुक 2 भी रखी गई होगी, हो सकता है कभी ना कभी यहाँ बुक 4 रखी गई हो, सबके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें रख दिए गए। ठीक, इसको 5 into 4 into 3 को अगर मुझे फैक्टोरियल बनाना था तो क्या मैं इसको into 2 into 1 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर 2 into 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 into 1 से डिवाइड भी करना जरूरी था? ऊपर जो है क्या ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ था, दैट इज 5 फैक्टोरियल, ऊपर तो लिखा था 5 फैक्टोरियल, और नीचे जो था ये क्या लिखा हुआ था 2 फैक्टोरियल। क्या इस 2 फैक्टोरियल को मैं 5 और जितनी रखनी थी r बुक्स रखनी थी वैसे भी लिख सकता हूं? आई कैन राइट लाइक दिस एज 5 minus 3 फैक्टोरियल। दैट इज इफ यू हैव टू अरेंज r बुक्स आउट ऑफ n, r बुक्स को अरेंज करना है तो दैट कैन बी अरेंज विद द हेल्प ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन टोटल नंबर ऑफ वेज जो अपन लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका। ठीक है, तो परम्यूटेशन में एक्चुअली होता क्या है, सिलेक्शन अपने आप हो जाता है पहले और फिर उन सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक, तो परम्यूटेशन इज डायरेक्टली सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एट प्लेसेस, डिफरेंट थिंग्स का। और अब नेक्स्ट जो थ्योरम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज जस्ट ओनली एंड ओनली सिलेक्शन एंड नॉट कॉम्बिनेशन, तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, number of different ways of selecting, number of different ways of selecting or combination of n distinct things taken r at a time. In how many ways n distinct things can be selected out of, how many ways r distinct things can be selected out of n distinct things? लिखने का तरीका, सिलेक्शन जब आता है तो c का यूज करते हैं, n c r, और c n r ऐसे लिखते हैं, and its formula is n factorial upon n minus r factorial into r factorial। ये इसमें टोटल तरीके आते हैं। अब कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, यही वाला एग्जांपल जो अभी अपन कर रहे थे इसी को सोचते हैं। आई हैव टू सेलेक्ट 3 डिफरेंट बुक्स आउट ऑफ 5, मुझे 5 डिफरेंट बुक्स में से 3 बुक्स को सेलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट बुक्स कैन बी selected आउट ऑफ 5। उन 5 में से कितने तरीके से मैं वो 3 डिफरेंट बुक्स जो है उनको सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मेरे पास 5 बुक्स थी, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक, अभी अपन ने जब अरेंजमेंट किया था, एक अरेंजमेंट ऐसा था, हमने 5 में से 3 डिफरेंट बुक्स का जो अभी अरेंजमेंट किया था वो कितने तरीके से किया था, 60, वो 60 तरीके आए थे टोटल। ठीक, अब इन 60 तरीकों में B1 B2 B3 जो मैंने लिखा, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट था उन 60 में। एक और डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या ऐसा हो सकता था, यहां B1 आता, यहां B3 आता और यहां B2 आता। इन्हीं 3 करस्पॉन्डिंग बुक्स के करस्पॉन्डिंग एक और अरेंजमेंट था। अब मैं B1 B2 B3 बुक सेलेक्ट करूं या B1 B3 B2 बुक सेलेक्ट करूं, सिलेक्शन तो सेम ही था, बुक्स थोड़ी डिफरेंट थी, बुक्स तो वही तीनों बुक्स थी जो मेरे पास आई हुई थी। तो इसका मतलब इस सिलेक्शन में और इस सिलेक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं था। एक ऐसा सिलेक्शन और आया होगा जब मैंने यहां पर B2 रखा था, यहां B1 रखी थी और यहां B3 रखी थी। करस्पॉन्डिंग एक और सिलेक्शन आएगा जब यहां पर B2, यहां B3 और यहां B1 थी। और कौन से पॉसिबल सिलेक्शन, एक अरेंजमेंट हो सकता था यहां B3 रहे, यहां B1 रहे, यहां B2 रहे, और यहां B3 रहे, यहां B2 रहे, यहां B1 रहे। ये इन्हीं 3 बुक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट से 1 2 3 4 5 6 कैसे सोचा, 3 बुक्स को 3 प्लेस पे अरेंज करने के कितने तरीके थे, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो 6 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते थे। मगर क्या ये सारे अरेंजमेंट्स के करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन हमेशा सेम था या नहीं था? इसका मतलब
यही 3 बुक्स को जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो वो अरेंजमेंट मेरा कितना टाइम्स ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है, मेरा तो 6 टाइम्स, टोटल 6 टाइम्स अरेंजमेंट ज्यादा दे रहा था। इसका मतलब जो सिलेक्शन था, परम्यूटेशन तो मैंने, अगर मुझे n में से r बुक्स का परम्यूटेशन करना था तो मैंने कितने तरीके से किया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मगर इन परम्यूटेशन में जब मैंने सिलेक्शन किया था r चीजों का, तो r चीजों को, 3 चीजों को, जैसे इसमें R3 था, 3 चीजों को 3 केस में कितने तरीके से अरेंज किया था, 3 फैक्टोरियल से। वही अगर सिलेक्शन में करना है तो वो सिलेक्शन उतने टाइम्स कम होना चाहिए। सिलेक्शन तो 3 ही बुक्स का था, अरेंजमेंट और R तरीके से हो गया था, तो इसका मतलब उसको किससे डिवाइड करना जरूरी था, R फैक्टोरियल से। अगर मैं 3 बुक्स को सेलेक्ट करा था तो 60 जो टोटल आंसर आया था उसको मुझे 60 आंसर को, अरेंजमेंट को किससे डिवाइड करना जरूरी था, 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना जरूरी था। दैट इज 60 अपॉन 6, 10 टोटल देयर आर। अगर मैं लिखूं आई हैव टू सेलेक्ट 3 डिफरेंट बुक्स, तो लिखने का तरीका क्या होगा, 5C3, 5C3 तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। और हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग, हर एक 3 बुक्स के सिलेक्शन करस्पॉन्डिंग उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से होते हैं, 6। तो अगर 10 टोटल टाइप से अलग डिफरेंट सिलेक्शंस थे तो हर सिलेक्शन कितने टाइप से अरेंज होगा, 6 टाइप से, तो टोटल 60 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आए थे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन permutation and combination. ये permutation combination के difference है, and these are the formulas. n factorial upon n minus r factorial into r factorial is always number of ways of selecting r things out of n, and n factorial upon n minus r factorial is the number of ways of arranging r things out of n. ठीक, अच्छा, अब एक चीज आती है, in how many ways n things can be selected आउट ऑफ n में से n चीजों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे को क्या निकालना है, NCN क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये आगे, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 1, या अपन ने किया था, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल किया था, दैट इज 1। सोच के भी देखे, मेरे पास 10 चीजें पड़ी हुई थी और मुझे 10 की 10 उठानी है, तो कितने तरीके, एक ही तरीका है, जाओ और उठा लो, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज किस ऑर्डर में उठाऊं, जाके 10 चीजें उठा लो, तो एक ही तरीका था उठाने का। ठीक, ओके, तो NCN इज ऑलवेज 1। अच्छा, कितने तरीकों से मैं उन n में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट ना करूं, NC0 मीन आई हैव टू सेलेक्ट नथिंग आउट ऑफ n, मुझे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना n में से। फॉर्मूले में लिखूंगा तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, दिस इज अगेन 1। मतलब कुछ भी सेलेक्ट ना करना अपने आप में एक सिलेक्शन प्रोसेस है। मेरे से कहा 5-10 चीजें हैं और कुछ भी सिलेक्ट मत करो, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है कुछ भी सिलेक्ट ना करने की, एक चॉइस। मेरे पास चॉइस थी, मैं नहीं कर रहा उसको सिलेक्ट, तो कुछ भी सिलेक्ट ना करना या कुछ भी सारे के सारे सिलेक्ट करना, वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 तरीकों से। ठीक, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज है, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR जो होता है वो हमेशा NCN माइनस R के बराबर होगा। इसको अपन फॉर्मूला वाइज तो देख ही सकते हैं, वी कैन थिंक दिस लॉजिकली ऑल्सो। ये लॉजिकली कैसे सही है, मैथमेटिकली तो अपन इसको प्रूफ कर ही देंगे। NCR अपन को फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो n फैक्टोरियल अपॉन वही आएगा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सेम आप उसकी हर जगह जहां भी r लिखा था उसे n माइनस r से रिप्लेस कर दो तो यू विल गेट द सेम फॉर्मूला। बट लॉजिकली कैसे सोचे, व्हाट इज NCR? NCR इज सेलेक्टिंग r things out of n, selecting r distinct things out of n things। और इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, रिजेक्टिंग n माइनस r आउट ऑफ n। 5 बुक्स मैंने कहा कि 3 सेलेक्ट करो, जब 3 सेलेक्ट करके आए तो क्या 2 रिजेक्ट करके आए या नहीं करके आए, जितने तरीके, अगर मैं कहता वहां जाओ और 2 रिजेक्ट कराओ, 2 रिजेक्ट करते तो 3 तो सेलेक्ट करके आए या नहीं आए। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r आउट ऑफ n आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग n माइनस r। या तो आप रिजेक्ट कर दो तो भी एक तरीके से सिलेक्शन कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो तो रिजेक्ट अपने आप करके आ रहे हो चीजों के। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r are always equal to number of ways of rejecting n minus r। number of ways of rejecting n minus r। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन सब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।